सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका आरआरबी टेक्नीशियन का 9 मार्च के सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊँगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 9 मार्च के सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे टेक्नीशियन एग्ज़ाम से रिलेटेड पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उस भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो है शिवा मीना हो गए, इसके अलावा जो है ब्रह्मानंद सैनी हो गए, आशुतोष हो गए, जो कि आपके पूरी उड़ीसा के जो आपके रहने वाले हैं। इन सभी कैंडिडेट्स को जो मैं तहे दिल से जो वो धन्यवाद कहता हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम होने के बाद जो है ना, इन्होंने बहुत सारे प्रश्न जो है वो टेलीग्राम पर जो वो लिख कर भेजे हैं। तो इसी प्रकार से जब भी आपका एग्ज़ाम होता है ना, तो आप भी अपने क्वेश्चन को जो है टेलीग्राम पर जरूर भेजा कीजिएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाकर जो है स्टडी फॉर यू 450 आप सर्च कीजिएगा। एग्ज़ाम देने के बाद जो है आप डायरेक्टली जो है इस पर जो आप मैसेज भी जो वो कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम देने के बाद आप इस पर जो वो ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि सेकंड शिफ्ट में जो है आपके किस प्रकार के प्रश्न जो वो पूछे गए हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची भारतीय संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत आता है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची और अनुच्छेद 246 के तहत जो है ना, केंद्र और राज्यों के मध्य जो है शक्तियों के विभाजन को जो है आपका परिभाषित किया गया है। और 7वीं अनुसूची में जो है आपके 3 सूचियों को जो आपका शामिल किया गया है। और वो 3 सूचियां कौन कौन सी है? तो देखिए, पहला आपका यूनियन लिस्ट यानी आपका संघ सूची है। और संघ सूची में शामिल विषय पर कानून बनाने का जो विशेष अधिकार है ना, ये केंद्र सरकार के पास जो है आपका होता है। और इसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय जो है आपके रखे जाते हैं। जैसे कि आपका संघ सूची में कौन कौन सा विषय आ जाता है? तो देखिए, रक्षा आ जाता है, विदेश मामले आ जाते हैं, बैंकिंग, रेलवे हो गया, डाक और तार, ये सारे जो है ना आपके संघ सूची के जो आपके विषय हैं। और मूल संविधान में आपके संघ सूची में कितने विषय थे? तो आपके 97 विषय थे। और वर्तमान में संघ सूची में अगर विषयों की संख्या पूछी जाए तो देखिए, अब आपका बढ़ाकर जो है ना वर्तमान में संघ सूची में जो है ये आपके 100 विषय हो गए हैं। दूसरी सूची की बात कर ले तो देखिए, दूसरी सूची आपका स्टेट लिस्ट यानी आपका राज्य सूची है। और राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का जो अधिकार है ना, ये सामान्यतः जो है ये आपका राज्य सरकार यानी विधान मंडल के पास होता है। और ये जो आपके क्षेत्रीय महत्व के आपके विषय जो होते हैं ना, इसमें आपका राज्य सूची में जो आपका शामिल किया जाता है। जैसे कि आपका पुलिस हो गया, सार्वजनिक स्वास्थ्य हो गया, स्वच्छता हो गया, कृषि या फिर स्थानीय शासन, ये सारे जो आपके स्टेट लिस्ट के अंतर्गत आते हैं। और मूल संविधान में आपके राज्य सूची में जो है ना ये आपके 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में राज्य सूची में जो है ना ये आपका 61 विषय जो है आपके रह गए हैं। और तीसरा जो आपका सूची है ये आपका कंकरेंट लिस्ट है यानी समवर्ती सूची है। और समवर्ती सूची में विषयों पर जो है ना ये आपका केंद्र और राज्य दोनों ही जो आपके कानून बना सकते हैं। और यदि दोनों के कानून में अगर आपका टकराव होता है ना, तो केंद्र का ही जो कानून है ना ये आपका मान्य जो आपका माना जाता है। और समवर्ती सूची में आपके कौन कौन सी विषय आते हैं? तो देखिए, शिक्षा हो गया, वन, विवाह और तलाक हो गया, उत्तराधिकार हो गया, वन्य जीवों का संरक्षण, ये सारे जो है ना आपके कंकरेंट लिस्ट के अंतर्गत आते हैं। और मूल संविधान में आपके समवर्ती सूची में जो है आपके 47 विषय थे, जो कि वर्तमान में आपका कंकरेंट लिस्ट में जो है ना ये आपके 52 विषय जो है आपके हो गए हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो 7वीं अनुसूची किस ऑप्शन में आपका दिया गया है? तो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर इसके की फैक्ट्स यानी मुख्य तथ्य की बात कर ले तो देखिए, रेसिडुअरी पावर्स यानी जो अवशिष्ट शक्तियां होती है ना, इस पे विषय पे इन 3 सूचियों में आपका नहीं रखा गया है। उन पर कानून बनाने का जो अधिकार होता है ना, ये अनुच्छेद 248 के तहत जो है ये आपका केवल केंद्र के पास ही होता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि आपका वर्ष 1976 में हुआ था, और इस संशोधन अधिनियम के माध्यम से ही जो है ना आपके 5 विषय को जो है आपके राज्य सूची से हटाकर जो है ना आपका समवर्ती सूची में भी जो आपका डाल दिया गया था। और वो 5 विषय कौन कौन से थे? तो देखिए, शिक्षा हो गया, वन, नापतोल हो गया, वन्य जीव संरक्षण और न्याय
प्रशासन, ये 5 विषय को जो है ना 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है राज्य सूची से हटाकर इसे आपका समवर्ती सूची में जो आपका डाल दिया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ था कि भारतीय संविधान के भाग 18 के तहत जो है ना अनुच्छेद 352 से 360 के बीच जो है राष्ट्रपति द्वारा कितने प्रकार के आपातकाल जो है ये आपके लगाए जा सकते हैं, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के भाग 18 राष्ट्रपति को जो है ना आपका असाधारण स्थितियों से निपटने के लिए जो है आपातकालीन शक्तियां जो आपका प्रदान करता है। और इसके तहत मैं आपको बता दूं कि 3 विशिष्ट प्रकार के आपातकाल का जो प्रावधान है ना ये आपका राष्ट्रपति को जो आपका दिया गया है, जिसमें अनुच्छेद 352 में जो है ये आपका नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन जो आपका किया गया है। और ये जो आपका राष्ट्रीय आपातकाल है ना ये आपका युद्ध, बाह्य आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर भी जो है ना इसे पूरे भारत या फिर किसी हिस्से में भी जो आपका लागू किया जा सकता है। और मैं आपको बता दूं इसमें मुख्य बिंदु ये है ना कि जो आपका 40वां जो संविधान संशोधन हुआ था जो कि आपका वर्ष 1978 में हुआ था, और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि आंतरिक अशांति शब्द को बदलकर जो है ना ये सशस्त्र विद्रोह जो आपका कर दिया गया था। और भारत में अब तक मैं आपको बता दूं कि 3 बार जो है ये आपका राष्ट्रीय आपातकाल जो आपका लगाया गया है। और वो 3 बार कब कब, तो एक तो आपका 1962 में, उसके बाद आपका 1971 में और 1975 में, ये 3 बार जो है ना अब तक भारत में नेशनल इमरजेंसी जो आपका लगाया गया है। अनुच्छेद 356 में आपका प्रेसिडेंट्स रूल यानी राष्ट्रपति शासन के बारे में आपका कहा गया है, यानी जब किसी राज्य का शासन जो है ना संविधान के प्रावधानों के अनुसार आपका नहीं चलाया जा सकता है या फिर संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाती है, तो इस समय आपका राष्ट्रपति शासन जो आपका लगाया जाता है। और इसे आपका राज्य आपातकाल भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी घोषणा जो है ना राज्यपाल के रिपोर्ट के आधार पर या उसके बिना भी जो है राष्ट्रपति द्वारा जो आपका किया जा सकता है। और तीसरा जो आपका आपातकाल है ये आपका अनुच्छेद 360 में आपका किया गया है, जिसमें आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी वित्तीय आपातकाल का जिक्र जो आपका किया गया है। और देखिए वित्तीय आपातकाल आपका कब लगता है, तो ये जब भारत या उसके किसी क्षेत्र की जो है वित्तीय स्थिरता या फिर आपका साख यानी क्रेडिट खतरे में होना, तो ये आपका वित्तीय आपातकाल जो है आपका लगाया जाता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारत में अब तक एक बार भी जो है ना आपका वित्तीय आपातकाल जो है आपका नहीं लगाया गया है। और भारतीय संविधान में आपातकालीन का जो प्रावधान है किस देश के संविधान से आपका लिया गया, अगर ये पूछा जाए तो ये भारतीय संविधान में आपातकालीन का जो प्रावधान है ना ये जर्मनी के वाइमर संविधान से जो है आपका मतलब कि प्रेरित है। हालांकि जो आपका वित्तीय आपातकाल का जो विचार है ये काफी हद तक जो है ना 1935 के अधिनियम से भी जो है आपका प्रभावित है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपातकाल के दौरान भारत का जो आपका फेडरल स्ट्रक्चर यानी संघीय ढांचा जो है ना ये आपका एकात्मक में जो आपका बदल जाता है, जिससे केंद्र सरकार अधिक भी जो है ना ये आपका शक्तिशाली हो जाता है। और अनुच्छेद 359 के तहत जो है राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान जो है मौलिक अधिकारों के परिवर्तन को भी जो है आपके निलंबित कर सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 को जो है ना कभी भी आपका जो वो निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर बात कर ले कि भारतीय संविधान के भाग 18 के तहत जो और अनुच्छेद 352 और 360 के मध्य जो है ना राष्ट्रपति द्वारा कितने प्रकार के आपातकाल लगाए जा सकते हैं, तो ये आपके 3 प्रकार के जो वो लगाए जा सकते हैं। तो ऑप्शन बी 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा जून 2025 में शुरू किया गया नव्या योजना जो है ना किस आयु वर्ग लड़कियों को जो है आपका लक्षित करता है, ये आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के जो आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय यानी MSD और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा जो है ना ये आपका जून 2025 में आपका नव्या कार्यक्रम को जो आपका शुरू किया गया था। और इस योजना के तहत जो है आपका 16 से 18 वर्ष आयु वर्ग की किशोरियों को जो है ना ये आपका लक्ष्य जो आपका किया जाता है। तो ऑप्शन बी 16 से 18 वर्ष आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा नव्या योजना का अगर उद्देश्य पूछा जाए तो देखिए इन लड़कियों को जो है ना ये आपका व्यावसायिक प्रशिक्षण यानी वोकेशनल ट्रेनिंग प्रदान कर सशक्त बनाना और आत्मनिर्भर बनाना इस योजना का जो आपका मुख्य उद्देश्य है। और पात्रता के बारे में अगर पूछा जाए तो ये इसमें कम से कम जो है ना आपको कक्षा 10 तक जो है आपका उत्तीर्ण करना होता है। और कवरेज की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए ये जो आपका योजना है ना ये विशेष रूप से जो है आकांक्षी और पूर्वोत्तर जिला में जो है 3850 किशोरियों को जो है ना मतलब कि प्रशिक्षित करने के लिए जो आपका शुरू किया गया है। और 90 का अगर फुल फॉर्म आपसे पूछा जाए तो ये 90 का जो पूर्ण रूप होता है ना ये आपका नर्चरिंग एस्पिरेशंस थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर यंग एडोलसेंट गर्ल होता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था
सिकल सेल रोग के लिए विकसित किया जा रहा बिरसा 101 जीन थेरेपी जो उपचार है ना, ये किस देश से संबंधित है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के जो आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे, तो ये मैं आपको बता दूं कि बिरसा 101 जो है ना, भारत की पहली स्वदेशी जीन थेरेपी जो है आपका पहल है, जो कि सिकल सेल रोग के इलाज पर जो है ये आपका केंद्रित है। और इसके अगर विकासकर्ता यानी डेवलपर की बात कर ले, तो देखिए इसे भारत के प्रमुख मतलब कि आपके संस्थान विशेषकर जो आपके CSIR IGIB दिल्ली के शोधकर्ताओं के द्वारा जो है ना, ये आपका विकसित किया जा रहा है। और इसका जो उद्देश्य है आपका सिकल सेल के रोगियों के लिए जो एक आपका किफायती और प्रभावी उपचार जो है आपका प्रदान करना है। टेक्नोलॉजी यानी तकनीक की बात कर ले, तो देखिए ये जो आपका उपचार है ना, ये आपका क्रिस्पर Cas9 जीन एडिटिंग तकनीक का जो ये आपका उपयोग करता है। और इसमें रोगी की जो है ना अपनी कोशिकाओं को ये आपका जो वो संशोधित किया जाता है, ताकि वे आपके स्वस्थ हीमोग्लोबिन जो ये आपका बना सके। और इसका बिरसा नाम का अगर महत्व की बात कर ले, तो ये बिरसा नाम जो है ना, ये आपका भगवान बिरसा मुंडा के सम्मान में जो आपका रखा गया है, क्योंकि सिकल सेल रोग जो है ना आपका विशेष रूप से भारत के जनजातीय आबादी यानी ट्राइबल पॉपुलेशन को जो है आपका अधिक जो ये आपका प्रभावित करता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और इसके अगर की फैक्ट्स यानी मुख्य तथ्य की बात कर ले, तो ये सिकल सेल रोग ये जो आपका एक आनुवांशिक रक्त विकार है, जिसमें आपके जो रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रक्त कोशिकाएं जो है ना, ये आपका अर्धचंद्राकार या फिर सिकल के आकार की जो ये आपका हो जाती है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन की कमी और तेज दर्द भी जो है ना वो देखने को मिलता है। और भारत सरकार के द्वारा 2047 तक जो है ना सिकल सेल एनीमिया को पूरी तरह से आपका समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन भी जो आपका शुरू किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो किस ऑप्शन में आपका भारत दिया है, तो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि साबुन के पानी द्वारा मिसेल्स बनने का मुख्य कारण क्या है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे, तो ये साबुन के पानी द्वारा मिसेल बनने का जो मुख्य कारण है ना, ये आपका हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक प्रकृति है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विभज्योतक ऊतक यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो है ना मुख्य गुण क्या होता है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के जो आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे, तो ये विभज्योतक ऊतक यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात कर लेना, तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पौधे के आपके वे ऊतक होते हैं ना, जिनमें जीवन भर कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन करने की जो आपका क्षमता होती है। और इनकी मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी है, तो ये इनकी जो कोशिकाएं है ना, ये आपका लगातार विभाजित होगा जो है ना पौधे की लंबाई और मोटाई को जो आपका बढ़ाता है। इसके अलावा ये जो आपका कोशिकाएं हैं, ये आपका सॉफ्ट होती है और इनका साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य भी जो है ना ये आपका सघन होता है। और इनकी कोशिका भित्ति जो है आपका पतली यानी सेलुलोज की जो ये आपका बना होता है। और ये आपके मुख्य रूप से जो है तने और जड़ के जो है ना आपके ग्रोइंग टिप्स यानी सीड्स कलियों और संवहनी मतलब कि कैबियम में जो ये आपके पाए जाते हैं। और इनमें आमतौर पर जो है आपका रिक्तिकाएं यानी जो आपका वैक्यूल होता है ना, ये आपका अनुपस्थित यानी अब्सेंट होता है या फिर आपका बहुत ही छोटा होता है, क्योंकि इनका मुख्य कार्य जो है ना ये आपका भंडारण नहीं बल्कि इनका जो मुख्य कार्य ये आपका विभाजन होता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मुख्य गुण जो आपका दिया गया था। नेक्स्ट अगर बात कर ले इसके मुख्य तथ्य यानी की फैक्ट्स की, तो ये आपका इसे मतलब कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को जो है ना स्थिति के आधार पर जो है आपके 3 प्रकार के होते हैं। और वो 3 प्रकार के कौन कौन से, तो एक आपका एपिकल यानी शीर्षस्थ विभज्योतक ऊतक होता है, जो कि लंबाई बढ़ाने के लिए जो है यानी जड़ और तने के शीर्ष पर जो है आपका होता है। दूसरा आपका लेटरल यानी पार्श्व विभज्योतक ऊतक होता है, जो कि आपका मोटाई यानी मतलब कि गर्थ बढ़ाने के लिए होता है। तीसरा जो ये आपका इंटरकैलरी यानी अंतःवृष्टि आपका जो विभज्योतक ऊतक होता है, जो कि आपका नोड्स के पास लंबाई बढ़ाने के लिए जो है आपका उत्तरदायी होता है। इसके अलावा जब विभज्योतक कोशिकाएं जो है ना विभाजन की क्षमता आपका खो देती है, तो आपका विशिष्ट कार्य करने के लिए भी जो है ना आपके परमानेंट टिश्यू यानी अस्थायी ऊतक जैसे कि पैरेन्काइमा या फिर स्क्लेरेन्काइमा में भी जो है ना ये आपका बदल जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बात है कि श्वसन पथ यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो है ना सीलिया का मुख्य कार्य क्या होता है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के जो आपके 4 ऑप्शन जो आपके दिए गए थे, तो ये मैं आपको बता दूं कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी श्वसन पथ में सीलिया जो है ना ये आपका बालू जैसी सूक्ष्म संरचनाएं होती है, जो कि वायुमार्ग की परत यानी सिलिएटेड एपिथेलियम पर जो है आपका पाया जाता है। और इनका कार्य जो है हमारे फेफड़ों को साफ और मतलब कि सुरक्षित रखना होता है। जैसे कि सीलिया जो है एक आपका मतलब कि लयबद्ध तरीके से लहर जैसी गति यानी आपका जो है रिदम मतलब कि
रिदमिक वेविंग मोशन जो आपका करता है, और यदि आपका यह गति बलगम को जो है ना, जिसमें धूल के कण, बैक्टीरिया और अन्य मलबे फंसे होते हैं, गले की ओर जो ये आपका ऊपर की ओर जो ये आपका धकलता है। और देखिए इस पूरी प्रक्रिया को जो है ना, ये आपका म्यूकोसलरी एक्सलरेटर भी जो है आपका कहा जाता है, जो कि अवांछित कणों को फेफड़ों से आपका बाहर निकालता है ताकि हम उन्हें निगल सके, या फिर खास कर भी जो है ना, ये आपका बाहर जो वो निकाला जा सके। और इसमें आपका सुरक्षा का महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? तो देखिए ये जो आपका तंत्र है ना, ये श्वसन संक्रमण को रोकने और वायु मार्ग को खुला रखने में भी जो है ना, ये महत्वपूर्ण भूमिका भी जो आपका निभाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। यानी श्वसन पथ में सीलिया का जो मुख्य कार्य होता है ना, ये आपका बलगम यानी म्यूकस को आगे और पीछे धकेलने वाली गति जो ये आपका प्रदान करता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहता है कि इनमें से कौन सा सूत्र जो है ना, आपका लेंस फॉर्मूला का जो आपका सही सूत्र दिया गया, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के जो आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि लेंस फॉर्मूला आपका सही क्या होता है। तो देखिए 1/v इक्वल टू जो है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। ये आपका लेंस का जो है ना, ये आपका सही फॉर्मूला होता है, यानी लेंस फॉर्मूला होता है। तो आपका ऑप्शन बी में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये तो हो गया आपका लेंस का सही सूत्र। अगर आपसे दर्पण यानी मिरर फॉर्मूला अगर आपसे पूछा जाए, तो देखिए मिरर फॉर्मूला में आपका क्या होता है ना, कि इसमें आपका प्लस हो जाता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। जब आपका प्लस हो जाए ना, तो ये आपका मिरर फॉर्मूला होता है, जो कि आपका विकल्प सी में आपका दिया गया है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर साइन कन्वेंशन यानी चिन्ह परिपट्टी की बात कर ले, तो देखिए उत्तल लेंस यानी कन्वेक्स लेंस के लिए जो है ना, आपका फोकल लंबाई को हमेशा आपका क्या माना जाता है? तो ये आपका पॉजिटिव यानी आपका धनात्मक माना जाता है। जबकि अवतल लेंस यानी कनकेव लेंस के लिए जो है ना, आपका फोकल लंबाई को जो है ये आपका निगेटिव यानी आपका ऋणात्मक जो आपका माना जाता है। और लेंस के लिए अगर आपसे मैग्निफिकेशन का सूत्र पूछा जाए क्या होता है, तो ये आपका m इक्वल टू v/u होता है। और इसका उपयोग अगर पूछा जाता है, देखिए इस सूत्र का उपयोग जो है ना, चश्मों के नंबर निकालने, कैमरे के फोकस और आपका माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी के डिजाइन में भी जो आपका किया जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि यदि कोई व्यक्ति जो है ना दीवार को धक्का दे रहा है, तो भौतिकी के अनुसार यानी फिजिक्स के अकॉर्डिंग जो है ना, कार्य या फिर प्रभावी परिणाम जो है ये आपका शून्य क्यों हो जाता है? इसका रीजन जो आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपका कार्य का सिद्धांत यानी भौतिक में कार्य तभी आपका माना जाता ना, जब लगाए गए बल के कारण वस्तु के कुछ आपका मतलब कि विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट हो, और तो तभी आपका कार्य जो वो माना जाता है। और आपका इसका सूत्र क्या होता है? तो देखिए कार्य का जो सिद्धांत है ये आपका W इक्वल टू F इंटू S होता है। जब आप दीवार को आप धक्का देते हो ना, तो आप बल तो लगाते हो, लेकिन दीवार अपनी जगह से ये आपका नहीं हिलता है। इसलिए जो आपका गणितीय रूप से आपका क्या होगा कि W इक्वल टू F इंटू S जो होगा ना, ये आपका जीरो हो जाएगा, क्योंकि आप बल तो लगा रहे हो लेकिन आपका दीवार जो है अपनी जगह से नहीं हिल रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट जो आपका जीरो हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट जब आपका जीरो होगा तो क्या होगा कि दीवार पर आपके द्वारा लगाया गया बल जो है ना, और दीवार द्वारा आपके हाथों पर लगाया गया विपरीत बल, ये आपका न्यूटन का तीसरा नियम आपस में जो आपका संतुलित मतलब कि हो जाता है, जिससे दीवार जो है आपका स्थिर रहता है। भले ही वैज्ञानिक रूप से आप कार्य आपका मतलब कि शून्य है, लेकिन आपकी मांसपेशियां जो है ना आपका संकुचित हो जाती है और ऊर्जा खर्च करती है, जिससे आपका थकान भी जो है आपके महसूस करते हैं। यानी इसका सिंपल सा रीजन ये है ना कि शरीर में आपका बल तो लग रहा है, पर विस्थापन जो है आपका शून्य हो रहा है, जिससे आपका भौतिकी के अनुसार कार्य जो है ना ये आपका शून्य जो आपका माना जाता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स यानी आपका घ्राण संकेतकों का जो उपयोग है ना, ये मुख्य रूप से क्यों किया जाता है, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो आपके दिए गए थे। तो देखिए ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स आपके वे पदार्थ होते हैं ना, जिनकी स्मेल जो है अम्लीय या क्षारीय माध्यम में जो है आपका बदल जाता है। और इनका सबसे महत्वपूर्ण उपयोग जो है ना, ये आपका ये है कि जो लोग देख नहीं सकते हैं, जैसे कि विजुअली आपके इम्पेयर्ड होते हैं, वे रंग परिवर्तन जो आपके देखे बिना केवल गंध सूंघ कर ही जो है ना आपका पता जो है आपके लगा सकते हैं कि कोई पदार्थ आपका अम्ल है या फिर आपका बेस है। इसके द्वारा आपका पता जो वो लगाया जा सकता है। और इसके कार्य करने की तरीके की बात कर लें, तो ये जब किसी क्षार को, इन संकेत को, जैसे कि आपका प्याज या आपका वैनिला में आपका मिलाया जाता है ना, तो
तो उनकी विशिष्ट गंध भी जो है आपका मतलब कि खत्म हो जाती है। और अम्ल में अगर बात कर ले तो देखिए अम्ल मिलाने पर इनकी गंध में कोई भी विशेष बदलाव जो आपको देखने को नहीं मिलता है, वह वैसा ही जो आपका बना रहता है। उदाहरण के तौर पर अगर बात कर लेते कि प्याज का रस हो गया, वैनिला एसेंस हो गया, इसके अलावा लौंग का तेल, ये जो इसके मुख्य उदाहरण है। और इसके अगर की फैक्ट्स की बात कर ले तो देखिए ये केवल आपका ये बताता है ना कि पदार्थ आपका अम्लीय या फिर क्षारीय है, या आपका सटीक पीएच मान, जैसे कि आपका ये पीएच मान को जो है आपका सटीक नहीं बता पाता है। और यदि आप वैनिला में सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी आपका जब बेस को आपका डाला जाता है ना, तो आप वैनिला की खुशबू भी जो है आपका नहीं सूंघ पाएंगे। इसके अलावा ये आपका पूरी तरह से जो है प्राकृतिक पदार्थों से भी जो आपका प्राप्त जो आपका किया जाता है, यानी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का जो उपयोग मुख्य रूप से जो है ना, ये आपका पीएच परिवर्तनों का पता लगाने के लिए एक गैर दृश्य गुणात्मक विधि के रूप में जो आपका किया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल से पूछा गया था कि एक कन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो है ना, ये आपका 15 सेंटीमीटर है। यदि प्रतिबिंब लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर आपका बनता है, तो वस्तु की जो दूरी होगी ना, ये क्या होगा, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के जो आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये जब भी आपका इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिले ना, तो आपको लेंस फॉर्मूला का जो प्रयोग है वो कर लेना है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि उत्तल लेंस के लिए आपका जो फोकस दूरी होता है, ये आपका क्या होता है, हमेशा आपका पॉजिटिव होता है। तो एफ आपका कितना दिया गया था, यानी फोकस दूरी आपका कितना, तो 15 दिया गया था, तो आपका पॉजिटिव हो जाएगा उत्तल लेंस में, तो आपका प्लस 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। और आपका जो है मतलब कि आपका प्रतिबिंब की दूरी कितना दिया गया था, तो यू आपका जो है मतलब कि 30 सेंटीमीटर दिया गया था। तो प्रतिबिंब मान लो कि आपका वास्तविक है, तो प्लस 30 सेंटीमीटर जो आपका हो जाएगा। तो इससे हम लोग क्या निकालेंगे, देखिए इससे हम लोग सॉरी यू बोल रहा हूँ मैं, प्रतिबिंब की जो दूरी है भी आपका ये प्लस 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये आपका 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। तो यहाँ पर आपको 1/u जो आपको निकालना है, यानी हमें ज्ञात क्या करना है, तो u को जो वो ज्ञात करना है। तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1/v माइनस 1/f जो है आपका मतलब कि इस फॉर्मूले पे हम लोग वैल्यू को जो वो पुट कर देंगे। तो देखिए जब आप इस फॉर्मूले पे वैल्यू को पुट करोगे तो आपका 1/30 हो जाएगा, क्योंकि v आपका 30 है और f आपका मतलब प्लस 15 है, तो माइनस 1/15 हो जाएगा। एलसीएम जब आप लेगोगे तो ये आपका 30 निकल कर आ जाएगा। तो 1/u इक्वल टू आपका 30 है, तो यहाँ पर 1 माइनस 2/30 यानी माइनस 1/30 आपका u जो निकल कर आएगा, ये आपका माइनस 30 सेंटीमीटर जो है आपका निकल कर आएगा। तो आंसर आपका जो आ रहा है माइनस में आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ ना कि वस्तु लेंस के सामने यानी बाईं ओर जो ये आपका रखा गया है, और यही आपसे पूछा गया था कि आपका क्वेश्चन में ये पूछा गया था वस्तु की दूरी क्या होगी। तो देखिए वस्तु की जो दूरी होगी ना, ये आपका -30 सेंटीमीटर होगा। तो ऑप्शन ए -30 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका मैथ में देखने को मिला था कि 60 और 65 का जो है ना आपका मीन यानी माध्य क्या होगा, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मीन आपका सिंपल सा एवरेज होता है, यानी औसत होता है। तो जब भी आपका मीन आपसे पूछा जाए ना, तो आपका संख्याओं का योग करके जितने भी संख्याएं होती है उससे आपको जो वो डिवाइड कर देना होता है। तो यहाँ पर आपका 2 संख्या दिया गया था 60 और 65। तो 60 और 65 को जोड़ोगे तो ये आपका 125, और यहाँ पे आपका 2 संख्या है, तो 125 में 2 से आप डिवाइड कर दोगे। तो 125 में जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो ये आपका 62.5 जो ये आपका निकल कर आएगा। तो 62.5 ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताया कि हृदय के कॉन्ट्रैक्शन यानी संकुचन और हृदय के आपका रिलैक्सेशन यानी शिथिलन को क्रमशः जो है ना, ये क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के जो आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हृदय जो है एक आपका पंप की तरह जो है आपका कार्य करता है, जो एक आपका चक्र में जो आपका चलता है, जिसे आपका हृदय चक्र यानी कार्डियक साइकिल भी जो आपका कहा जाता है। और इस चक्र में मैं आपको बता दूं कि हृदय चक्र में जो है ना आपके 2 मुख्य चरण होते हैं, और वो 2 मुख्य चरण कौन कौन से हैं। तो ये पहला आपका सिस्टोल होता है, और इस सिस्टोल प्रक्रिया में जो है ना, यानी इस चरण में हृदय की मांसपेशियां जो है और विशेषकर आपका निलय यानी वेंट्रिकल जो है ना, ये आपका जोर से जो है आपका सिकुड़ती है। और संकुचन के कारण हृदय के भीतर दबाव भी जो है आपका बढ़ता है, और रक्त को धमनियों के माध्यम से जो है पूरे शरीर और फेफड़ों में पंप भी जो है आपका किया जाता है। और इसे आपका ब्लड प्रेशर रीडिंग के ऊपर वाली संख्या, जैसे कि आपका ब्लड प्रेशर आपका 120/80 होता है नॉर्मल इंसान का, तो ये जो आपका 120 जो होता है ना ऊपर वाला, इसके रूप में आपका सिस्टोल के
रूप में भी जो आपका दर्शाया जाता है। और डायसिस्टोल या अगर डायस्टोल की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए इस प्रक्रिया में संकुचन के बाद जो है ना हृदय की मांसपेशियां जो है आपका शिथिल या फिर आपका शांत जो है आपका हो जाता है। और इस विश्राम के दौरान हृदय के कच फिर से जो है ना आपका रक्त से जो है आपके भर जाते हैं ताकि अगले पंप के लिए जो है आपका तैयार हो सके। और इसे ब्लड प्रेशर रीडिंग के आपका निचले वाला जो संख्या होता है ना 80, इसके रूप में जो आपका दर्शाया जाता है। और इसके की फैक्ट्स यानी मुख्य तथ्य की बात कर ले तो देखिए हृदय चक्र की अवधि एक सामान्य वयस्क में एक पूरा हृदय चक्र यानी एक सिस्टोल और एक डायस्टोल लगभग जो है ना 0.8 सेकंड का जो ये आपका होता है। और हृदय की पहली आवाज ये जो आपका लव सिस्टोल की शुरुआत में आपका बल्ब होने मतलब कि वॉल्व बंद होने से जो आपका आता है। और दूसरी आवाज जो डब है ना ये आपके डायस्टोल की शुरुआत में जो आपका आता है। और इसके महत्व की बात कर ले तो देखिए ये जो आपका निरंतर चलने वाली प्रक्रिया को जो है आपका सुनिश्चित करती है कि शरीर के हर अंग तक ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचता है या नहीं, ये जो आपका सुनिश्चित करता है। यानी अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात कर लूँ कि हृदय के संकुचन और हृदय के शिथिलन को क्रमशः क्या कहा जाता है, तो देखिए हृदय के संकुचन को जो है ना ये आपका सिस्टोल जो आपका कहा जाता है। और हृदय के शिथिलन यानी रिलैक्सेशन को जो है ये आपका डायस्टोल जो आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ था कि मानव भ्रूण के विकास के दौरान जो है ना गर्भाशय की दीवार जो है दीवार में इनमें से कौन सी घटना जो आपका घटित होती है आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो आपके दिए गए थे। तो देखिए भ्रूण के विकास और गर्भाशय में उसके जुड़ने की प्रक्रिया जो है ना एक क्रमिक क्रम में जो आपका होता है, जहाँ पर सबसे पहले आपका फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन होता है। और ये जो आपका फैलोपियन ट्यूब में होता है जहाँ शुक्राणु और अंडा मिलकर जो है ये आपका युग्मनज यानी जाइगोट जो आपके बनाते हैं। और युग्मनज सीधे जो है ना ये आपका आरोपित जो है नहीं होता है। दूसरा जो आपका प्रक्रिया है कि आपका क्लेवेज यानी विदलन होता है। और युग्मज विभाजित होकर जो है ना ये आपका 2, 4, 8 और फिर 16 कोशिकाओं वाला आपका मोरूला जो है आपका बनाता है। फिर आपका जो है क्या होता है तो ये आपका ब्लेस्टुलेशन यानी मोरूला जो है ये आपका आगे विभाजित होकर जो है ना एक खोखली गेंद जैसी संरचना जो है आपका बनाता है, जिसे आपका ब्लास्टेस्ट यानी मानव में ब्लास्टुला का रूप जो है ना ये आपका कहा जाता है। और निषेचन के बाद आपका 6 से 7 दिन बाद जो है ना यही जो आपका ब्लास्टोसिस्ट जो है ये गर्भाशय के आंतरिक परत यानी एंडोमेट्रियम में जो है आपका चिपक जाता है और उसमें भी जो आपका धंस जाता है। और इसे ही आपका आरोपण जो है आपके कहते हैं, जिससे गर्भावस्था की शुरुआत भी जो वो देखने को मिलता है। यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें कि मानव भ्रूण के विकास के दौरान गर्भाशय की दीवार में इनमें से कौन सी घटना आपका घटित होती है, तो इसमें आपका ब्लास्टोसिस्ट यानी ब्लास्टुला गर्भाशय में जो है ना एंड्रोमीटियम में जो ये आपका आरोपित होता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। और इसके अगर की फैक्ट्स यानी मुख्य तथ्य की बात कर ले तो ये ब्लास्टोसिस्ट की बाहरी परत को जो है ना ये आपका ट्रोफोब्लास्ट जो आपका कहा जाता है, जो कि एंड्रोमीटियम से जुड़ने में मदद करता है। और बाद में जो है ये आपका प्लेसेंटा भी जो ये आपका बनाता है। और निषेचन फैलोपियन ट्यूब में आपका होता है, जबकि आपका रोपण यानी जो इम्प्लांटेशन है ना हमेशा आपका यूटेरस यानी गर्भाशय में होता है। और ये प्रक्रिया मासिक धर्म चक्र के लगभग जो है ना 20 से 24 दिन के बीच आपका होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज पर ट्रेडिंग कम क्लियरिंग सदस्य बनने वाला और बुलियन व्यापार करने वाला भारत का पहला बैंक जो है ना ये कौन सा बना, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2024 में आपका SBI यानी भारतीय स्टेट बैंक जो है ना गांधीनगर स्थित गिफ्ट सिटी में स्थित इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का पहला जो है ना ये ट्रेडिंग कम क्लियरिंग सदस्य बनने वाला बैंक जो है आपका बना है। और नवंबर 2025 में मैं आपको बता दूं कि SBI ने जो है आपका जो है इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज पर जो है एक विशेष श्रेणी के ग्राहक जिसका नाम आपका क्या तो ये आपका SCC है यानी स्पेशल कैटेगरी क्लाइंट के रूप में भी जो है ना अपना पहला स्वर्ण व्यापार सफलतापूर्वक भी जो है ये आपका संपन्न किया। और इसका महत्व क्या है, तो देखिए ये जो कदम है ये भारत में सोने के आयात को जो है ना अधिक पारदर्शी, कुशल और सस्ता बनाने के लिए भी जो है आपका उठाया गया है, जिसे विशेष रूप से जो है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम यानी MSME ज्वेलर्स को भी जो आपका लाभ जो वो देखने को मिलेगा। यानी आपका जो है IBX पर ट्रेडिंग कम क्लियरिंग सदस्य बनने वाला और बुलियन व्यापार करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना, तो आपका भारतीय स्टेट बैंक बना है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि यदि गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र आपका ये होता है इक्वल टू जी m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर होता है, इसमें किसी भी एक द्रव्यमान यानी मास को आपका मतलब कि 3 गुना कर दिया जाना, तो बल यानी फोर्स का मान कितना होगा ये आपसे पूछा गया था। तो सिंपली आपका फॉर्मूला पता ही है, आपको पता है कि एफ आपका जो है मतलब कि फोर्स आपका मास का जो ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये आपका जब मतलब कि एक मास को आपका 3 गुना कर दिया जा रहा है तो फोर्स भी जो होगा ये क्या होगा, तो ये आपका बल भी जो है आपका 3 गुना हो जाएगा। तो 3 गुना किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका जो है ना कैल्शियम फॉस्फेट का जो है आपका सही आणविक सूत्र पूछा गया था। तो ये इसका जो कैल्शियम फॉस्फेट का जो करेक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है ना ये क्या होता है, तो आपका CA3PO4 का जो है आपका होल ट्वाइस होता है। तो CA3PO4 का होल ट्वाइस किस में, तो ऑप्शन सी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना एक आपका सॉलिड सोल यानी ठोस सॉल का उदाहरण ये आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये कोलाइड विलयन में मैं आपको बता दूं कि 2 अवस्थाएं होती है, एक को जो आपका डिस्पर्स्ड फेज यानी परिक्षेपित प्रावस्था जो आपका कहा जाता है, और दूसरे अवस्था को जो है ना ये आपका डिस्पर्सन मीडियम यानी परिक्षेपण माध्यम जो आपका कहा जाता है। और सॉलिड सोल की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए जब ठोस कणों को एक आपका ठोस माध्यम में ही आपका फैलाया जाता है ना, तो उसे जो आपका सॉलिड सोल जो आपका कहा जाता है। और इसके एग्जांपल के तौर पर अगर बात कर ले तो देखिए रंगीन रत्न हो गया, इसके अलावा जो आपका मिल्की ग्लास हो गया यानी दूधिया कांच हो गया ना, ये आपके सॉलिड सोल के जो आपके उदाहरण है। इसके अलावा ऑप्शन में आपका पनीर और जेली भी आपका दिया गया था। तो ये जो आपका पनीर और जेली जो है ना ये आपका जेल के जो है आपके उदाहरण है, क्योंकि इसमें ठोस माध्यम के जो है ना आपके अंदर जो लिक्विड होते हैं ये आपका फंसा होता है। इसके अलावा स्मोक यानी धुआं की बात कर ले तो ये जो आपका एक एरोसोल का उदाहरण होता है, और इसमें गैस के माध्यम से जो है आपके ठोस कण यानी कार्बन आदि जो है ये आपके तैरते हैं। और ठोस सॉल्ट की पहचान आपका कैसे की जाती है, तो देखिए ठोस सॉल्ट की जो सबसे बड़ी विशेषता आपका ये होता है ना कि ये पूरी तरह से आपका ठोस अवस्था में जो आपका दिखता है, जैसे कि अंगूठी में लगा कीमती पत्थर, ये आपको पूरी तरह से जो आपका ठोस अवस्था में जो वो देखने को मिलेगा। यानी आपका जो सॉलिड सोल का जो आपका उदाहरण है इनमें से ये आपका रंगीन रत्न या फिर आपका मोती है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि किसी माध्यम में ध्वनि की गति मुख्य रूप से जो है ना किस पर निर्भर करता है, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के जो आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये ध्वनि की गति माध्यम के जो है ना भौतिक गुणों पर जो आपका निर्भर करता है, और दिए गए विकल्प में आपका एक टेम्परेचर दिया गया था। तो ये तापमान जो है ना ये सबसे महत्वपूर्ण कारक जो आपका माना जाता है, क्योंकि जैसे जैसे आपका माध्यम का तापमान बढ़ता है ध्वनि की गति भी जो है आपका बढ़ती जाती है, और उच्च तापमान पर माध्यम के कणों की जो गतिज ऊर्जा भी जो है आपका अधिक होता है, जिससे वे वाइब्रेशन यानी कंपन को भी जो है तेजी से जो है आपके प्रसारित कर पाते हैं। हवा में 0 डिग्री सेल्सियस पर आपका ध्वनि की गति लगभग जो है ना ये 331 मीटर पर सेकंड होता है, जो कि आपका 20 डिग्री सेल्सियस पर बढ़कर जो है लगभग आपका 343 मीटर पर सेकंड जो है आपका हो जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा दबाव पर आपका क्या मतलब कि प्रभाव पड़ता है, तो देखिए नियत तापमान पर गैसों में ध्वनि की जो गति है ना ये आपका दबाव पर आपका निर्भर नहीं करता है। और ऐसा इसलिए होता है ना क्योंकि दबाव बढ़ने पर घनत्व भी उसकी अनुपात में जो आपका बढ़ जाता है, जिससे गति भी जो है आपका अपवर्ती जो है आपका रहता है। और माध्यम के अन्य गुण में आपका क्या होता है, तो देखिए ध्वनि की गति माध्यम की प्रत्यास्थता यानी आपका इलास्टिसिटी और डेंसिटी यानी घनत्व पर भी जो आपका निर्भर करता है। यानी ध्वनि ठोस में सबसे तेज, फिर आपका द्रव्य में और गैस में जो है ना ये आपका ध्वनि सबसे धीमी जो है आपका चलता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन में आपका टेम्परेचर यानी तापमान दिया गया था, तो ऑप्शन सी तापमान आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि स्पीड टाइम ग्राफ यानी चाल समय ग्राफ की एक सरल रेखा जो है ना ये क्या प्रदर्शित करता है, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए चाल समय ग्राफ की प्रकृति जो है ना ये वस्तु की गति के बारे में जो है ये आपका महत्वपूर्ण जानकारी जो वो देता है। जैसे कि जब ग्राफ जो है एक आपका ढाल वाली सरल रेखा यानी स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन अगर होता है ना, तो ये जो आपका एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी समान त्वरण को जो आपका दर्शाता है। और यही आपसे पूछा भी गया था, यानी इसका अर्थ ये हुआ ना कि समय के साथ जो है चाल एक समान दर से जो आपका बदल रहा है, और रेखा का जो आपका स्लोप होता है यानी जो ढाल होता है यही आपका त्वरण का मान जो ये आपका होता है। और अगर कांस्टेंट स्पीड यानी नियत चाल की बात कर ले तो देखिए यदि रेखा समय अक्ष के समानांतर यानी हॉरिजॉन्टल है ना, तो ये जो आपका नियत चाल को जो आपका दर्शाता है। और इस स्थिति में त्वरण जो होता है ये क्या होता है, एक्सेलरेशन जो होता है ये आपका शून्य होता है। और डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात कर लूँ तो ये ग्राफ के नीचे का जो क्षेत्रफल होता है ना यानी एरिया जो होता है ये आपका वस्तु द्वारा
द्वारा तय की गई दूरी या फिर विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट को जो आपका दर्शाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन क्वेश्चन में आपका पूछा गया था कि स्पीड टाइम ग्राफ की एक सरल रेखा जो है ये क्या प्रदर्शित करता है, तो ये आपका एक्सेलरेशन यानी त्वरण को जो है वो प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन बी एक्सेलरेशन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के समय अक्ष के समानांतर एक जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन होता है यानी जो क्षैतिज रेखा होता है ये क्या प्रदर्शित करता है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ के समय में जो है ना समय अक्ष के समानांतर एक जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन होता है ये आपके कांस्टेंट वेलोसिटी यानी नियत वेग को जो आपका प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन ए नियत वेग आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताता है कि निम्नलिखित में से किसमें एक ही तत्व के जो है ना दो परमाणु यानी एटम्स होते हैं, आपसे पूछा गया था। जहाँ पे हूबहू जो आपके चार विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अणुओं को उनकी संरचना के आधार पर जो है ना आपका दो भागों में जो आपका बांटा गया है। एक आपका जो होमो एटॉमिक यानी सम परमाणुक और दूसरा जो आपका हेट्रो एटॉमिक यानी विषम परमाणुक में जो आपका बांटा जा सकता है। सबसे पहले अगर ऑक्सीजन की बात कर ले तो ये जो आपका सम परमाणु की यानी आपका जो है होमो एटॉमिक अणु है और इसमें ऑक्सीजन के दो परमाणु आपस में जुड़कर जो है ना एक अणु ही जो आपके बनाते हैं। कार्बन अगर मोनोऑक्साइड की बात कर ले तो इसमें आपका दो अलग अलग तत्वों के परमाणु है, जैसे कि एक आपका कार्बन का है और एक आपका ऑक्सीजन का है। H2 में बात कर ले यानी जल में जो है आपके तीन परमाणु हैं जिनमें से दो आपके हाइड्रोजन के हैं और एक आपका ऑक्सीजन का, और यहाँ पर हाइड्रोजन के दो परमाणु है लेकिन ये आपका अणु दो अलग अलग तत्वों से जो आपका बना हुआ है। NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात कर ले तो इसमें आपका तीन अलग अलग तत्वों के परमाणु है, जैसे कि आपका सोडियम का है, ऑक्सीजन का और ये आपका हाइड्रोजन का है। तो यहाँ पर आपका पूछा गया था क्वेश्चन में कि किसमें एक ही तत्व के दो परमाणु होते हैं, तो ये आपका किसमें, तो ऑक्सीजन में होता है। तो ऑप्शन सी ऑक्सीजन गैस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए यदि किसी पारिस्थितिकी तंत्र में आपके हर्बीवोरस यानी शाकाहारियों की संख्या घट जाती है ना लेकिन उत्पादकों यानी प्रोड्यूसर्स की संख्या बढ़ जाती है तो इसका तत्काल प्रभाव क्या होगा, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के चार विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए इसका जो तत्काल प्रभाव होगा ना कि आपका जो ट्रॉफिक लेवल्स यानी उच्च पोषण स्तरों पर ऊर्जा का जो प्रभाव है ना ये आपका कम हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि फ्लोएम का कौन सा घटक जो है ना मुख्य रूप से भोजन के परिवहन में आपका सहायता करता है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि फ्लोएम में मुख्य रूप से जो आपका जो सेव ट्यूब्स या फिर आपका सेव ट्यूब एलिमेंट्स होते हैं ना यानी जो चलनीय नलिकाएं होती है ये भोजन को और विशेष रूप से आपके मतलब कि सुक्रोज या फिर शर्करा के परिवहन में जो है ना ये आपका सहायता जो आपका करता है। यानी फ्लोएम में आपका जो ये चलनीय नलिकाएं होती है ये आपका मुख्य रूप से भोजन के परिवहन में जो आपका सहायता करता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है ना नरम दल और गरम दल का जो आपका विभाजन हुआ था, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए 1907 का जो आपका सूरत अधिवेशन हुआ था ना इसमें आपका जो है मतलब कि नरम दल और गरम दल का जो आपका विभाजन हुआ था और इसी सूरत मतलब कि इसी को अधिवेशन को जो आपका सूरत विभाजन के नाम से भी जो आपका जाना जाता है, जिसमें नरमपंथी रास बिहारी घोष को जो है ये आपका अध्यक्ष जो आपका बनाना चाहते थे, जबकि गरमपंथी लाला लाजपत राय को जो ये आपका अध्यक्ष जो आपका बनाना चाहते थे। और अंततः आपसी मतभेदों के कारण जो ये आपका पार्टी जो आपका विभाजित हो गया था 1907 में। लेकिन बाद में मैं आपको बता दूं कि 1916 का जो आपका लखनऊ अधिवेशन हुआ था ना इसमें फिर से जो आपके एकजुट भी जो आपके हो गए थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि जम्मू और कश्मीर में वतल जनजाति के पुरुषों द्वारा जो है ना गुबंद के आकार की टोपी पहनकर जो है किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि दुम्हल जो है ना ये आपका केवल पुरुषों के द्वारा आपका किया जाने वाला एक नृत्य है और इसमें नर्तक जो है लंबी रंगीन वेशभूषा और गुंबद के आकार की लंबी टोपी जो आपके पहनते हैं और ये आपका मुख्य रूप से जो है ना आपके जम्मू के जो है वतल जनजाति से जो आपका संबंधित है। तो ऑप्शन सी दुम्हल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में पहली बार महिला SC और ST उद्यमियों के लिए जो है घोषित नई ऋण योजना के तहत अधिकतम कितनी राशि का ऋण जो आपका दिया जाएगा, आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के चार विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए वित्त मंत्री ने स्टैंड अप इंडिया जैसी पहलों का विस्तार देते हुए जो है ना पहली बार आपका व्यापार शुरू करने वाली 5 लाख महिलाओं और अनुसूचित जाति और जनजातियों के उद्यमियों के लिए जो है 2 करोड़ रुपए तक के ऋण की सुविधा की घोषणा जो है ना ये आपका किया गया है। तो ऑप्शन सी 2 करोड़ आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि भारत गंगा के मैदानों की मिट्टी मुख्य रूप से जो है ना किस प्रक्रिया द्वारा आपका जमा होता है, कि आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के जो आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे, तो ये गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियाँ हिमालय से आपका बड़ी मात्रा में जो है ना ये आपके मतलब कि गाद यानी स्लीट और तलछट बहाकर जो आपका लाती है, जिससे उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी यानी एलुवियल सॉइल के मैदान जो है ना ये आपके बनते हैं। यानी आपका जो भारत गंगा के मैदानों की मिट्टी मुख्य रूप से जो है किस प्रक्रिया द्वारा आपका जमा होता है, तो आपके हिमालयी नदियों के निरंतर तलछट जमाव से जो है ना ये आपका जमा होता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि पृथ्वी की पपड़ी से अयस्कों का निष्कर्षण करते समय गैग को अलग करना क्यों महत्वपूर्ण है, और इसके लिए चुंबकीय पृथक्करण या फिर हाइड्रोलाइसिस जैसी प्रक्रिया का उपयोग क्यों किया जाता है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे, तो इसके लिए आपका मतलब कि चुंबकीय पृथक्करण या फिर हाइड्रोलाइसिस जैसी प्रक्रिया का उपयोग आपका इसलिए किया जाता है ना, क्योंकि अयस्क और गैंग के भौतिक गुणों में जो है आपका अंतर होता है, जबकि आपका रासायनिक गुण जो है ये आपके जटिल हो सकते हैं। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताते हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे कि मीथेन और इथेन हो गया, इनको पर्याप्त हवा की उपस्थिति में जलाने पर वे किस प्रकार का लौ प्रदान करते हैं, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के जो आपके 4 ऑप्शन जो आपके दिए गए थे, तो देखिए हाइड्रोकार्बन के जलाने का तरीका जो है ना उनकी संरचना और ऑक्सीजन की उपलब्धता पर जो आपका निर्भर करता है। और जब आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणुओं के बीच केवल आपका सिंगल बॉन्ड होता है यानी एकल बंधन होता है, और जब इन्हें पर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में आपका जलाया जाता है ना, तो इनका जो आपका पूर्ण दहन यानी आपका कंप्लीट कंबशन जो वो देखने को मिलता है। और इसके परिणाम स्वरूप जो है एक आपका स्वच्छ नीली लौ यानी आपका ब्लू फ्लेम जो ये आपका निकलती है, और कोई भी धुआं यानी सूट जो ये आपका इसमें आपका नहीं बनता है। तो यही आपसे पूछा गया था कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन को पर्याप्त हवा की उपस्थिति में जलाने पर वो किस प्रकार की लौ जो ये आपका प्रदान करता है, तो ये आपका स्वच्छ नीली लौ जो ये आपका प्रदान करता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये तो आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में हो गया। अगर आपसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में अगर पूछा जाए, तो देखिए इसके विपरीत असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे कि एथीन हो गया या फिर एथाइन हो गया, इसको जलाने पर जो है ना पीली और धुएं वाली जो लौ है ना ये आपका निकलती है, क्योंकि उनमें कार्बन का जो प्रतिशत है ये आपका अधिक होता है, और उनका पूर्ण दहन भी जो है ना ये आपका कठिन होता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और यदि हवा की आपूर्ति आपका मतलब कि सीमित यानी इनकम्प्लीट कंबसन कर दी जाए ना, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी जो है ये आपका पीली और काली मतलब की वाली लौ के साथ जो है ये आपका जलने लगता है, जैसे कि गैस चूल्हे के बर्नर में छेद बंद होने पर जो ये आपका ऐसा देखने को मिलता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग जो है ना पादप कोशिका में जो है आपका उपस्थित होता है, लेकिन जंतु कोशिका में जो है ना ये आपका अनुपस्थित होता है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के जो आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे, तो ये कोशिका भित्ति और जंतु कोशिका के मध्य अंतर को जो इन प्रमुख बिंदुओं से आपका समझा जा सकता है। जैसे कि सबसे पहले सेल वाली यानी कोशिका भित्ति की बात कर ले, तो ये जो आपका पादप कोशिका की सबसे बाहरी कठोर परत होती है, जो कि आपका सेलुलोज से जो है आपका बना होता है, और ये जो आपका पौधे को जो है ना संरचनात्मक मजबूती और सुरक्षा भी जो आपका प्रदान करता है। और मैं आपको बता दूं कि सेल वाली यानी कोशिका भित्ति जो है ना ये आपका जंतु में आपका नहीं पाया जाता, क्योंकि उन्हें अपनी कोशिकाओं को जो है लचीला रखने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा अगर क्लोरोप्लास्ट की बात कर ले, तो ये भी केवल आपका पादप कोशिकाओं में जो आपका पाया जाता है, और जंतु अपना भोजन स्वयं जो ये आपका नहीं बनाते, इसलिए उनमें ये जो आपका जंतु कोशिका में जो है ना आपका क्लोरोप्लास्ट भी जो ये आपका अनुपस्थित होता है। वैक्यूल यानी रिक्तिका की बात कर ले, तो ये पौधे में एक बहुत बड़ी केंद्रीय रिक्तिका होती है, जबकि जंतुओं में यदि रिक्तिकाएं होती भी है ना, तो ये आपका बहुत छोटी या फिर अस्थायी होती है। और सामान्य अंग की बात कर ले, तो देखिए आपका दोनों में कोशिका झिल्ली होता है, केंद्रक होता है। माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम जैसे अंग जो है ना ये दोनों यानी पादप और जंतु कोशिका में जो आपके पाए जाते हैं। यानी बात कर ले कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग आपका प्लांट्स कोशिका में जो आपका उपस्थित होता है, लेकिन जंतु कोशिका में आपका अनुपस्थित होता है यानी एब्सेंट होता है, तो आपका सेल वाल यानी कोशिका भित्ति होता है। तो ऑप्शन बी सेल वाल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कनकेव लेंस यानी अवतल लेंस के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर जो है ना ये आपका हमेशा जो है वर्चुअल मतलब कि आभासी प्रतिबिंब जो आपका देता है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे, तो देखिए अवतल लेंस को जो है आपका डाइवर्जिंग लेंस यानी अपसारी लेंस भी जो आपका कहा जाता है। और इसकी एक विशेषता आपका ये होता है ना कि वस्तु की स्थिति चाहे जो भी हो, इससे बनने वाला जो प्रतिबिंब है ना ये आपका हमेशा किस प्रकार का गुण जो आपका प्रदर्शित करता है, जैसे कि आपका वर्चुअल
इनडायरेक्ट यानी आभासी और सीधा बनाता है, यानी प्रकाश की किरणें वास्तव में आपका नहीं मिलता बल्कि पीछे की ओर जाना ये बढ़ाने पर मिलता हुआ जो इसमें आपका प्रतीत होते हुए दिखाई देता है। इसके अलावा प्रतिबिंब हमेशा जो वस्तु के आकार से आपका छोटा बनता है यानी डिमिनिश्ड बनता है। इसके अलावा प्रतिबिंब हमेशा जो है लेंस के प्रकाशीय केंद्र यानी ओ और फोकस के बीच जो है ना उसी ओर बनता है जिसे और वस्तु जो आपका रखा गया हो। तो ये आपका इसका पोजीशन भी हो गया। और मुख्य स्थितियों की बात कर ले तो देखिए यदि वस्तु को आपका अनंत पर रखा जाता है ना तो प्रतिबिंब जो है आपका फोकस एफ पर और बिंदु के आकार का जो आपका बनेगा। वहीं अगर वस्तु को अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच यानी ओ पर आपका कहीं भी रखा जाना तो प्रतिबिंब हमेशा जो है एफ और ओ के बीच जो ये आपका छोटा बनेगा। यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर बात कर ले कि अवतल लेंस के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर हमेशा आपका आभासी प्रतिबिंब देता है तो आपका लेंस के सामने किसी भी स्थान पर रखने पर जो है ना ये आपका वर्चुअल यानी आभासी प्रतिबिंब जो है आपका देता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। एक और आपका न्यूमेरिकल पूछा गया था कि 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर 5.6 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड जो आपका प्राप्त होता है तो उत्पन्न होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान कितना होगा ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के जो है 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये जब भी आपका इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है ना तो इस समस्या को हल करने के लिए जो है हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम का जो वो उपयोग किया जाता है। और द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी बंद तंत्र में जो है ना रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो है अभिकारकों का कुल द्रव्यमान हमेशा जो है ना उत्पादों के कुल द्रव्यमान के जो आपका बराबर होता है यानी मास ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल टू क्या होगा तो आपका टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट होगा। और इसमें अगर रासायनिक समीकरण को अगर लिखना चाहे तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन आपका किस प्रकार से होता है। तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट का जो अपघटन है ये इस समीकरण से जो आप देखकर जो वो समझ सकते हैं। तो देखिए जब आप इस समीकरण को देखोगे तो इस अभिक्रिया के अनुसार जो है ना आप यहाँ पर कैलकुलेट जो वो कर पाओगे। जैसे कि मास ऑफ CaCO3 इक्वल टू जो है क्या होगा तो मास ऑफ CaO प्लस मास ऑफ CO2 होगा। तो आपका मास ऑफ CO3 कितना दिया गया था तो आपका 10 ग्राम दिया गया था। मास ऑफ CaO आपका कितना दिया गया था तो आपका 5.6 ग्राम आपका दिया गया था। और मास ऑफ CO2 जो आपको निकालना है तो मास ऑफ CO2 इक्वल टू क्या हो जाएगा तो इधर जब जाएगा तो ये आपका माइनस हो जाएगा। तो 10 ग्राम में से 5.6 को माइनस करोगे तो आपका 4.4 जो है आपका निकल कर आएगा। तो यही आपसे पूछा गया था कि कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान कितना होगा तो ये आपका 4.4 ग्राम होगा। तो ये आपका ऑप्शन ए में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर इसके मुख्य तथ्य की बात कर ले तो देखिए ये जो आपका एक मतलब कि थर्मल डिकम्पोजिशन यानी तापीय अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है जहां ऊष्मा के कारण जो है एक पदार्थ जो है ना 2 सरल पदार्थों में भी जो आपका टूट जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि आपका जो रासायनिक अभिक्रिया जैसे कि C+O2 आपका CO2 बना रहा है किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण ही आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका जब कार्बन जो है ना जैसे कि कोयला ऑक्सीजन की उपस्थिति में आपका जलता है तो भारी मात्रा में आपका हीट यानी ऊष्मा जो है आपका और प्रकाश जो है ये आपका उत्पन्न होता है। और जिन अभिक्रियाओं में उत्पादों के साथ ऊर्जा मुक्त होती है ना उसमें आपका क्या कहा जाता है तो उससे जो आपका ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है आपका कहा जाता है। आप यहाँ पे क्लियरली भी जो वो देख सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे देखोगे कि आपका 2 रिएक्टेंट मिलकर जो है ना एक आपका प्रोडक्ट भी बना रहा है। तो देखिए जब आपका 2 अभिकारक यानी कार्बन और ऑक्सीजन आपस में जुड़कर जो है ना एकल उत्पाद यानी कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं तो इसलिए आपका एक संयोजन अभिक्रिया भी है यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है। और चूंकि कार्बन में ऑक्सीजन आपका जुड़ रहा है इसलिए ये आपका एक ऑक्सीकारक मतलब कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी है। लेकिन ऑप्शन में आपका क्या दिया गया था कि ऑप्शन में आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो आपका दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका रिएक्शन है ये आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो ऑप्शन बी एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक शरीर के सभी अंगों और संरचनाओं को मुख्य रूप से किसके माध्यम से जोड़ता है ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो आपके दिए गए थे। तो ये संयोजी ऊतक शरीर के सभी अंगों और संरचनाओं को जो है ना आपका मुख्य रूप से जो है ये आपका एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स यानी कोशिकीय बाह्य अधात्री से जो आपका जो मतलब की माध्यम से जो आपका जोड़ता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। हाँ एक क्वेश्चन और मैथ से देखने को मिला था कि 6 घनाभ यानी आपका 6 क्यूबॉइड्स जो है ना प्रत्येक की भुजा आपका 4 सेंटीमीटर है एक दूसरे से सटे हुए रखे गए हैं। इस प्रकार मतलब कि बने नए घनाभ का जो आयतन होगा ना यानी आपका जो वॉल्यूम होगा इसका कितना होगा ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैथ्स के क्वेश्चन मैं तभी लाऊंगा जिसका आप सॉल्यूशन के साथ अगर आप अच्छे से सॉल्यूशन के साथ इसका कमेंट करके जवाब देते हो इसका आंसर तो मैं आपको मैथ्स के क्वेश्चन जो वो लेकर आऊंगा। एक और आपका मैथ्स का क्वेश्चन आया था कि यदि a + b
किसी काम को आपका 12 दिनों में बी प्लस सी, उसी को 15 दिनों में और सी प्लस ए 10 दिनों में पूरा करते हैं काम को, तो वो तीनों मिलकर जो है ना उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो इन दोनों क्वेश्चन का मतलब कि मैथ्स का क्वेश्चन को जो है ना सॉल्यूशन के साथ आप उत्तर बताइएगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।